लव यू बच्चों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायोट त्रिवेदी। तो बच्चों 2024 में एनएमसी ने इस चैप्टर में भी कुछ बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से दोबारा से इस चैप्टर को कराना पड़ेगा और बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप एनएमसी के अपडेट को देखते हैं बेटा और नई वाली एनसीईआरटी को देखते हैं तो नई वाली एनसीईआरटी ने डाइवर्सिटी से डायरेक्ट लिया है, छोटा सा व्हाट इज लिविंग बता करके बात को खत्म कर दिया। लेकिन अगर एनएमसी में देखें तो वहां पर बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग्स के बारे में भी बात की गई है। तो हम लोग भी एक बार दोबारा से रिवीजन करके अपडेट कर लेते हैं फटाफट वाला। तो चलिए बात करते हैं आज एक नए चैप्टर की। सेल डिवीजन समाप्त हो गया, सारी डीपीपीज करा दी गई उसकी, और भी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने भीम बैच में द लिविंग वर्ल्ड, और इस लिविंग वर्ल्ड में आज का टॉपिक होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग्स। भीम देख रहे हो ना? हाँ जी। और ये कर क्या रहा है ये भी देख लो। इसने निशाना लगा रखा है बेटा, और ये निशाना सीधे नीट पे है। समझ गए बात को? तो चलिए आप भी टारगेट करें नीट को और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चे आज नोट्स बनाएंगे क्योंकि आज क्लास है, बातें नहीं करेगा कोई भी। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात बेटा यहां पर यह आती है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि अगर आपसे एक बात पूछी जाती है, यहां पर क्या पूछी जाती है एक बात आपसे कि क्या आप सजीव हैं, या एक क्वेश्चन दिमाग में बन रहा है यहां पर, क्या दिमाग में एक बात बन रही है? व्हाट इज लिविंग? सजीव क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। देखिए, सबसे पहले यहां पर एक बात को समझें। यह क्वेश्चन जाने कितनी बार मैंने बच्चों से पूछा ऑफलाइन पढ़ाते समय कि आप सजीव हैं? बोले यस सर। प्रूफ करो, तो ही दांत निकाल दिए। कुछ थोड़ा होशियार बच्चे थे, उन्होंने बताया कि सर हम चलते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम एक्सक्रीशन करते हैं, और भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर बच्चे बता देते हैं। क्या इन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के आधार पर आपको सजीव माना जा सकता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। इन लक्षणों के आधार पर हम किसी को सजीव नहीं कह सकते। आप सांस लेते हो, कार भी सांस लेती। आप खाना खाते हो, गाड़ी भी खाना खाती। आपसे महंगा खाना खाती। आप चलते हो, गाड़ी भी चलती। आप एक्सक्रीशन करते हो, गाड़ी भी एक्सक्रीशन करती। तो क्या गाड़ी सजीव है? आंसर क्या आएगा? नहीं। तो बेटा अब आपके दिमाग में भी ये बात आ गई कि सर सही बोल रहे, इन लक्षणों के आधार पर हम सजीव नहीं कह सकते हैं एक कार को। फिर आखिर ये सजीव है क्या? व्हाट इज लिविंग? फिर सजीव किसे कहते हैं? देखो बेटा, यहां पर एक बात और समझ ले, टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं इसके पहले, कि दुनिया में जितना जो कुछ भी आप देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, वो सभी पदार्थ होता है। वो सभी का सभी पदार्थ होता है, मैटर होता है। सारा अर्थ, सारा एनवायरमेंट, सब कुछ क्या है? मैटर है। अब इस मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें
तो ये मैटर 3 प्रकार का है, लिविंग मैटर, सजीव पदार्थ, नॉन लिविंग मैटर, निर्जीव पदार्थ, डेड मटेरियल्स यानी मृत पदार्थ। तो बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ हैं, सजीव, निर्जीव और मृत। अब बात यह आई कि इन पदार्थों में से, तीनों पदार्थों में से हम सजीव पदार्थ किसे कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का बेस बना, तो जब भी हम कहीं पर किसी को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो उसके पीछे बेसिक कैरेक्टर होते हैं। उन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर उनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो सजीवों को निर्जीव और मृत पदार्थों से अलग करने के लिए कुछ विशेषीकृत लक्षण हैं, जिनके आधार पर सजीवों को सजीव कहा जाता है। और वो विशेषीकृत लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं, यहां पर ध्यान देंगे बात को कि इसके आधार पर हम इनको, अब बाद में जैसे कि कह रहा था कि निम्न लक्षणों के आधार पर इस प्रश्न को समझा जा सकता है कि व्हाट इज लिविंग। हमने कहा ना नोट्स बनाएंगे, आज की क्लास आपके नोट्स के आधार पर है और हिंदी का भी पूरा ध्यान दिया गया है, अपनी अपनी भाषा में नोट्स बनाएंगे। वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। निम्न विभेदी लक्षणों के आधार पर हम सजीवों को परिभाषित कर सकते हैं, या निम्न लक्षणों के आधार पर सजीवों को परिभाषित किया जा सकता है। वो लक्षण कौन कौन है? ग्रोथ या वृद्धि, रिप्रोडक्शन या प्रजनन, मेटाबॉलिज्म या उपापचय, कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता। कहीं कहीं पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी यहां पर स्थान दिया गया है, यानी 5वें नंबर पर भी यहां पर एक बात कर सकते हैं हम लोग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिकीय संगठन। तो जिनमें बेटा इस प्रकार की ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाए, उसे हम सजीव मानेंगे। कौन कौन से 5 थे? वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, संवेदनशीलता और कोशिकीय संगठन। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ सजीव है जिसमें ये पाए जाए, और जिसमें ये कैरेक्टर ना पाए जाए वो सब क्या है? वो सब निर्जीव है। और जिसमें ये पहले पाए जाते थे अब नहीं पाए जाते हैं, वो मृत है। एक सजीव और एक मृत में अंतर क्या है? सजीव में ये सारी प्रक्रियाएं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में चलती रहती है, और जिस दिन ये प्रोसेस बंद हो जाते हैं हम उसको कह देते हैं इज द डेड बॉडी, मृत शरीर है। तो पहली बात हमें यह समझ में आई कि जीवित पदार्थ में ये विशिष्ट लक्षण या विशेषीकृत लक्षण पाए जाते हैं, या जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं उनको हम सजीव कहते हैं। अब इनमें से सभी प्रकार के लक्षणों के बारे में एक एक करके इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम 1 नंबर की बात यहां पर करेंगे, और वो 1 नंबर की बात हमारी है ग्रोथ। ग्रोथ की हिंदी सबको बता दी गई है कि ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जितने भी इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं सजीव प्राणी, उन सभी में वृद्धि पाई जाती है। क्या लिखा हुआ है?
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। अब ये वृद्धि क्या है, ये भी एक समस्या है। देखिए, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। क्या लिखा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। सजीव मात्रा में बढ़ोतरी तथा सजीवों की संख्याओं में बढ़ना दोनों वृद्धि के लक्षण हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हम यहां पे मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक ये सेल है। अब ये सेल ऐसे हो गई, तो ऐसे कब हुई, जब सजीव मात्रा में बढ़ोतरी हुई। दूसरी बात क्या है कि सजीवों का संख्या में बढ़ना भी वृद्धि कहलाता है। आगे चल करके इसने कई सारे अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को बना दिया। तो किसी भी सजीव में उसका आयतन, भार, द्रव्यमान, कोश की संख्या, स्वयं इंडिविजुअल्स की संख्या का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। इज द ग्रोथ। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। शरीर में सजीव की मात्रा बढ़े या सजीवों का संख्या में बढ़े, दोनों ही चीजों को हम यहां पर क्या मानेंगे, ग्रोथ मानेंगे। अब एक बात और समझो, हमारे पास दो प्रकार के सजीव हैं। दो प्रकार के सजीव का मतलब यहां पर क्या है, एक तो है मोनोसेलुलर, जैसे हमारे मोनेरास, जैसे हमारे प्रोटिएस्ट, और दूसरे सजीव जगत में जो जंतु हैं उनको मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकी कहा जाता है। जैसे फंजाई, जैसे एनिमलिया के सदस्य, जैसे किंगडम प्लांटी के मेंबर, ये सभी मल्टीसेलुलर होते हैं। क्या दोनों में ग्रोथ होती है? बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। मैंने क्या बोला है कि जितने भी सजीव हैं सभी में ग्रोथ होती है। तो यहां पर मोनोसेलुलर और मल्टीसेलुलर की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी सजीव हैं सभी वृद्धि करते हैं, जो पैदा हुआ है वो बढ़ेगा जरूर, चाहे उसका शरीर बढ़े या वो संख्या में बढ़े। दोनों ट्विन कैरेक्टर क्या है, वृद्धि के दोनों ही लक्षण हैं। क्लियर हो गई बात? दोनों में कोई अंतर है? यस। एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों प्रकार के सजीवों की वृद्धि में अंतर है। क्या अंतर है? देखो, यहां पर बात को समझेंगे क्या अंतर है, आगे वाली बात को समझो। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। बहुकोशिकीय सजीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो क्या एक कोशिकीय जंतुओं में कोशिका विभाजन के द्वारा नहीं होता है? उसमें भी होता है। अंतर कहां, अभी हम बताएंगे। हमारे शरीर में जब कोशिका विभाजन होता है तो शरीर का आयतन बढ़ता है, भार बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, सजीव पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, वजन बढ़ता है। लेकिन संख्यात्मक वृद्धि के लिए हमें प्रजनन अलग से करना होता है। प्रजनन अलग से करना होता है तो संख्यात्मक वृद्धि मानी जाती है। तो इस प्रकार जितने भी बहुकोशिकीय हैं उनमें वृद्धि
और प्रजनन दोनों अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन अगर हम इस बात को एक कोष की सजीव में देखें तो एक कोष की सजीव में कोशिका विभाजन के साथ साथ संख्यात्मक वृद्धि भी जंतु में होती है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष साफ निकला कि जो मल्टी सेलुलर है उसमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं, जबकि मोनोसेलुलर में दोनों एक ही इवेंट्स है, साइमल्टेनियस टू ईच अदर। एक कोशिका में वृद्धि मतलब कोशिका विभाजन और प्रजनन दोनों समानार्थी हैं। बहुकोशिकी में ऐसा नहीं है। बहुकोशिकी में कोशिका विभाजन अलग घटना है और प्रजनन दूसरी घटना है। यह अलग बात है कि प्रजनन में भी कोशिका विभाजन होता है। बात को समझ के चलें, कुछ रहस्यमयी बातें आ जाती हैं। ये साइंस से बेटा रट नहीं सकते, आप इसको समझ सकते हैं, इसलिए बातें कम करो, काम ज्यादा करो। अब इसी एक बात और की गई कि जो ग्रोथ का टाइम होता है वो भी सजीवों में अलग अलग हो सकता है। जैसे इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। पौधों में यह वृद्धि जीवन भर कोशिका विभाजन के द्वारा होती रहती है। पौधों को काट दिया जाता है, फिर से नई उसके पार्ट निकल आते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर से निकल आती हैं। तो ज्यादातर पौधों में वृद्धि का कोई निश्चित समय नहीं है। होल लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ कंप्लीट। बट तुम्हें बात पता है, पिछले 25 सालों से मैं 1 मिलीमीटर नहीं बढ़ा, लेकिन उसके पहले बढ़ रहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि जंतुओं में ऐसा नहीं है, थ्रू आउट नहीं होता है। जंतुओं में जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद वृद्धि बंद हो जाती है। तो सर जैसे घाव बन गया, कहीं पर चोट लग जाती है तो दोबारा सेल उसको रिपेयर करती है। बेटा वो ग्रोथ थोड़ी हो गई, वो जो चीज वहां कम हो गई थी उसको उन्होंने पूरा किया, नया थोड़ी कुछ बना दिया। तो जंतुओं में होने वाली ग्रोथ जो होती है फिक्स टाइम तक होती है, जबकि पौधों में ग्रोथ अनलिमिटेड है, थ्रू आउट लाइफ होती है। पौधों में यह वृद्धि जीवन भर कोशिकीय विभाजन के द्वारा होती रहती है। इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। मैं अभी यही बात कर रहा था कि जंतुओं में होने वाली जो वृद्धि होती है वो केवल एक निश्चित समय तक ही होती है। ये वाली बात भी मैंने अभी आपको बताई कि मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इवेंट्स। बड़े प्रकार के पौधों और जंतुओं में प्रजनन और कोशिका विभाजन दोनों अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं। अधिकतर उच्च जंतुओं में जनन तथा वृद्धि दोनों अलग घटनाएं हैं, जबकि एक कोश की सजीवों में ये दोनों घटनाएं एक साथ पूरी होती है। ऐसी बात की गई। अब इसको कैसे पूरी होती जरा ध्यान दीजिए। जैसे ये कोई सेल है, ये थोड़ी बड़ी हो गई तो भी इसे ग्रोथ माना गया। अब इसने डिवीजन किया, डिवीजन करके नई सेल बना ली तो इसे भी ग्रोथ ही माना जाएगा। चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इंडिविजुअल बढ़ गए, संख्यात्मक। मैंने क्या कहा था कि आकार का बढ़ना अथवा संख्या का बढ़ना दोनों को ग्रोथ माना जाएगा। ये बात चरितार्थ कहां पे हो रही है? ये बात बच्चों सही हो रही केवल एक कोश की सजीव।
अपने यहाँ क्या होता है, संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन अलग से करना होता है, उसकी विभाजन को ही हम प्रजनन नहीं मान सकते। अब देखिए बात को आगे बढ़ाते हैं। In unicellular organisms, growth and reproduction both are completed in same time. Non-living object also, हाँ ये वाली बात समझ गए कि जितने भी एक कोष की सजीव हैं, उन सभी एक कोष की सजीवों में प्रजनन और कोष का विभाजन एक ही घटना 5 बार बता दिया। अब एक बच्चा खड़ा हुआ उठ के, सर मैंने सुना पहाड़ बढ़ते हैं, फिटकरी भी बढ़ती है, दीवार पे ईंटें जमा दिए गए, दीवार बड़ी हो गई, सर 2 बेंच के बीच में वेल्डिंग कर दी गई, बेंच और बड़ी हो गई, ये भी तो ग्रोथ है। बच्चा सही बोल रहा है, ये भी वृद्धि है। तो अभी तो आप सर कह रहे थे कि केवल सजीव वृद्धि करते, अब तो सर आपकी बात गलत हो गई, यहां तो निर्जीव भी वृद्धि कर रहे हैं। सही बोल रहे। चलिए अब दोनों की बात को समझेंगे, दोनों प्रकार की ग्रोथ में अंतर क्या है। मैं भी मानता हूं, किताबें मानती हैं, एनसीईआरटी बुक ने लिखा, क्या लिखा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो बट दिस ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक एंड रिवर्सिबल जितने भी निर्जीव हैं इनमें वृद्धि होती, कोई शक नहीं है, लेकिन इस प्रकार की वृद्धि बाहरी पदार्थों के जमा होने के कारण होती है। बेटा पहाड़ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब उस पे पाए जाने वाले जो जंगल होते हैं, उनकी पत्तियां, उनका ऑर्गेनिक मटेरियल आकर के डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ होगी। बाहर से कोई पदार्थ जमा हुआ, 2 बिल्डिंग की गई, 2 बेंच को बाहर से दूसरी बेंच ला करके जोड़ी गई है, दीवार बनाने के लिए ईंटें ऊपर चढ़ा दिए गए, तो जितनी भी निर्जीवों में ग्रोथ होती है वो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है, बाह्य वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि होती है। समझ गए पूरी बात को? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाएं, आप अपने शरीर में कुछ चिपका लो, आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। दुबले दिख रहे हो, आप अपने शरीर में बाहर से कुछ ला के चिपका लो, ऐसा होता है? नहीं होता है, नहीं चिपक सकता है। इसका मतलब आप सजीव हैं। हमारे शरीर में जो होने वाली वृद्धि है, सजीवों के शरीर में जो होने वाली वृद्धि है, वो इंट्रिंसिक होती है, आंतरिक होती है। वो शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके सिंथेसाइज होने के बाद हमारी ग्रोथ होती है। बाहर से कोई चीज नहीं लगा सकते हो। दूसरी बात जो मैंने कही कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय, दीवार को गिरा सकते हो, माउंटेन को खोद के फिर उतना ही बराबर कर सकते हो, बेंच को बिल्डिंग कर सकते हो, तो काट भी सकते हो। अब मेरा मन कर रहा है कि तुम फिर से छोटे छोटे हो जाओ तो हम गोद में खिला लें आपको, पॉसिबल है? आप छोटे हो जाओगे? या मेरा मन है कि और बड़ा कर दें हम आपको, पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि सजीवों में अपरिवर्तनीय ग्रोथ होती है। जो बढ़ गया वो कभी छोटा नहीं होता है। तो निर्जीव और सजीव दोनों में ग्रोथ है, लेकिन दोनों में अंतर क्या था कि सजीवों की ग्रोथ उपापचयी क्रियाओं का रिजल्ट है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक या आंतरिक वृद्धि कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें कि जो निर्जीवों में वृद्धि है वो किसी बाहरी पदार्थ के जमा होने के कारण है,
और उसे हम बाह्य वृद्धि कहते हैं। तो ये दोनों अंतर हम यहां पर समझ के चलेंगे। Non-living objects also grow, but this growth is extrinsic and reversible. Living growth is intrinsic and is the result of metabolic reaction. निर्जीव पदार्थ भी वृद्धि करते हैं, पर उनकी वृद्धि सदैव बाह्य होती है, जबकि सजीवों की वृद्धि आंतरिक होती है, जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। इस पर सारी बात हो चुकी है। एक बात यहां पर नोट, और ये खास बात यहां पर हम ध्यान देंगे। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केवल वृद्धि के आधार पर हम किसी को सजीव इसीलिए नहीं कह सकते। ये किसी भी लाइफ को, किसी भी जीवन को डिफाइन नहीं कर सकता है कि जिसमें वृद्धि होती है वो सजीव नहीं। डिफाइनिंग कैरेक्टर हम उसी को मानेंगे जो केवल सजीव में हो। तो कभी भी अगर क्वेश्चन यहां पर आता कि विच इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग्स, और उसमें अगर ग्रोथ ऑप्शन है, तो आपको नहीं लगाना, क्योंकि ग्रोथ दोनों में पाई जाती है। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वृद्धि सजीव तथा निर्जीव दोनों में पाई जाती है, इसलिए वृद्धि को सजीव का विभेदी लक्षण नहीं कहा जा सकता है। सजीव का विभेदी लक्षण उसी कहेंगे जो केवल सजीव में पाई जाए, न मृत में पाया जाए, न निर्जीव में पाया जाए। तो बेटा पहला कैरेक्टर ये आप समझ गए यहां पर। अब हम यहां पर आगे की बात करेंगे। देखिए दूसरा कैरेक्टर हमारे पास है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ये प्रजनन मुख्य रूप से केवल सजीवों में होता है। काश निर्जीवों में भी होता। दादाजी एक कार खरीदते तो उनकी पोते पोतियों बच्चों के लिए कार खरीदनी नहीं पड़ती। क्या हो जाता, छोटी छोटी घर में और कारें हो जाती। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मृत और निर्जीव प्रजनन नहीं करते। अब बात करें कि प्रजनन है क्या, तो री मीन्स वंस अगेन प्रोडक्शन टू जनरेट। माता पिता का संतानों के रूप में पुनः प्रकट होना प्रजनन कहलाता है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर काइंड्स ऑफ पेरेंट्स। सजीवों में प्रजनन पाया जाता है। अब अगर हम प्रजनन की बात करें तो मुख्य रूप से किसी भी प्राणी में पाए जाने वाला प्रजनन दो प्रकार का है। एक अलैंगिक प्रजनन और एक लैंगिक प्रजनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इन पर फोकस करें। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन के लिए किसी एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इन्हें माता पिता दो नहीं चाहिए, पिता भी वही माता भी वही, अकेले वो नई पीढ़ी को जन्म दे सकता है। रिक्वायर्ड सिंगल पेरेंट्स, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। शुक्राणु अंडाणु जैसी रचनाएं नहीं बनती, गैमेट्स नहीं बनते, नो गैमेटोजेनेसिस, नो फर्टिलाइजेशन, निषेचन भी नहीं होता है। अरे यार, जब गैमेट्स ही नहीं बना तो निषेचन कहां से होगा। शरीर के किसी खास हिस्से की जरूरत नहीं, कहीं से कोई भी पार्ट शरीर का
नए इंडिविजुअल्स को, नई पीढ़ी को, नए बच्चों को जन्म दे सकता है। कंप्लीटेड विद स्पेशलाइज और नॉन स्पेशलाइज पार्ट ऑफ बॉडी, किसी खास भाग से या किसी भी भाग से नई पीढ़ी को जन्म दे सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी बात करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, माता और पिता दोनों की जरूरत होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। यहां पर क्या हो रहा है कि गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस, युग्मक निर्माण की आवश्यकता होती है, अर्थात इनमें शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। शरीर के विशिष्ट भाग अर्थात जननांगों की आवश्यकता होती है। गैमेटोजेनेसिस के लिए शरीर के कुछ खास अंग होते हैं और उन खास अंगों को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस, ओवरी जैसे नामों से जानते हैं। कंप्लीटेड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब अगर हम स्पेशलाइज रूप से यहां पर बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की बात करें, बेटा अलैंगिक जनन की अगर बात करोगे तो अपनी एनसीईआरटी में 4 तरीके से यहां पर बात की गई। पहला फिशन या विखंडन, दूसरा बडिंग या मुकुलन, तीसरा फ्रेगमेंटेशन या खंडन, चौथी बात की जाए अगर तो रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की बात की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे फिशन या विखंडन की। अब बेटा यहां पर सीधे सीधे पूछा जाता है कि फिशन द्वारा रिप्रोडक्शन कहां पे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देखो इसमें ज्यादा झमेले में ना पड़ो कि कैसे होता है, फिर बीच में बहुत जगह वैसे ये चैप्टर इस समय पढ़ाने का मतलब ये सब पहले से तुम्हें पता है। यहां पर क्वेश्चन पकड़ो और क्वेश्चन कह रहा है कि फिशन द्वारा किसमें रिप्रोडक्शन होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, मोनोसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इस प्रकार का, एक कोश की सदियों में इस प्रकार का प्रजनन होता है। जैसे कि अगर बात करो तो बैक्टीरिया एक कोश की है, एल्गी, शैवाल और अमीबा, इन सभी में एक कोश की सजीव, जीवाणु, शैवाल और अमीबा में हमेशा विखंडन के द्वारा जनन होता है। इसी तरीके का दूसरा सवाल यहां पर बनेगा क्या कि बडिंग या मुकुलन के द्वारा किसमें होता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। हमेशा बेटा ध्यान रखो ईस्ट और हाइड्रा, एग्जाम्पल याद रखना आपको कि हाइड्रा और ईस्ट में हमेशा रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन जो होता है बेटा वो किसके द्वारा होगा, वो हमेशा होता है मुकुलन द्वारा। अब तीसरे की अगर बात करें हम फ्रेगमेंटेशन की, अगर तीसरे की बात करते हैं यहां पर खंडन, खंडन को अंग्रेजी में क्या लिखा गया, फ्रेगमेंटेशन। तो अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो जितने भी फिलामेंटस, एल्गी, तंतुमय शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं, इसके अलावा फंजाई, कवक में भी इसी प्रकार का प्रजनन होता है। या अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स में बेटा एक स्टेज आती है प्रोटोनीमा, किसके, मॉसेस के। मॉसेस के जो प्रोटोनीमा होते हैं इनमें भी
फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन के द्वारा ही प्रजनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें रीजनरेशन की, अगर बेटा हम बात करते हैं रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की बात करते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है प्लेनेरिया। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि रीजनरेशन होता क्या है, तो जैसे कोई भी पार्ट टूट करके अलग हो जाए और उसमें यह क्षमता हो कि वो पूरे जंतु को फिर से बना ले, ये क्षमता प्लेनेरिया में पाई जाती है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है यहां से कि ट्रू रीजनरेशन फाउंड इन, आंख बंद करके प्लेनेरिया लगाना है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। और इस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन लगभग यहां पर बेटा कवर किए गए। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहां पर 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। एक तो गैमेटोजेनेसिस, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इसमें से अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं युग्मक जनन, इसे हम कहते हैं निषेचन और इसे कहते हैं भ्रूणीय परिवर्धन। क्या मतलब हुआ इसका? बेटा गैमेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा इस प्रकार से ये गैमेट्स स्पर्म और ओवम बनते हैं। निषेचन में क्या हुआ कि इस ओवम में ये स्पर्म ऐसे एंट्री करके इसको फिर से 2n का जाइगोट में बदल देता है इसको, और इसके बाद भ्रूणी परिवर्धन में इस जाइगोट से बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये इवेंट्स आते हैं। रिप्रोडक्शन इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट अ फ्यू व्हिच आर स्टेराइल और इनफर्टाइल। वैसे तो जो प्रजनन की प्रक्रिया है लगभग सभी प्रकार के सजीवों में पाई जाती है, लेकिन कुछ यहां पर एक्सेप्शन है। जैसे एक्सेप्शन की बात करें तो खच्चर, ये मूल खच्चर कौन होता है? घोड़े और गधे की संतान होती है, वो हमेशा अनफर्टाइल होती है, आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकती। वर्कर भी, श्रमिक मक्खियां, श्रमिक मक्खी जो होती है, यह श्रमिक मक्खी भी अनफर्टाइल होती है या कभी कभी बांझ पुरुष या स्त्री। तो अगर ये बात कही जाए कि क्या प्रजनन सभी सजीवों में होता है, तो फिर यहां पर बात फंस गई कि सर सभी सजीवों में तो नहीं हो रहा, क्योंकि खच्चर में नहीं हो रहा, श्रमिक में नहीं हो रहा, तो इसमें भी एक्सेप्शन आ गए कि नहीं आ गए? तो जब एक्सेप्शन आ जाते हैं तो इस बात को हम हमेशा क्या कह रहे हैं कि जनन को सजीवों का विलक्षण माना जा सकता है, लेकिन यह इनका एकांतरित निश्चित लक्षण नहीं है, इसमें भी एक्सेप्शन है। Hence reproduction can be regarded as characteristics of living organisms, but it is not their exclusive defining characters. जनन सजीवों का लक्षण तो है, लेकिन एक्सेप्शन होने के कारण मूल, वर्कर भी और बांझ स्त्री पुरुष यहां पर एक क्या है, यहां पर क्या है, अपवाद हैं। इसलिए हम जनन के आधार पर किसी सजीव को सजीव नहीं कह सकते, क्योंकि यहां भी अपवाद आ गए। जनन सजीवों में तो पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल सभी सजीव जनन करते। अभी मैंने आपको कई सारे यहां पर क्या दिखाए यहां पर कई सारे, यहां पर हमने कई सारे आपको अपवाद बताए।
तो इस प्रकार रिप्रोडक्शन के बारे में फुल नॉलेज यहां पर दिया गया। अब बेटा बात करेंगे हम लोग यहां पर उपापचय की, मेटाबॉलिज्म। ये हमारा यहां पर क्या है, तीसरा फीचर है, इज द सम टोटल ऑफ सेल, इज द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स। उपापचय क्या है, शरीर के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं के योग को हम क्या कहते हैं बेटा, उपापचय कहते हैं। सजीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के योग को उपापचय कहा जाता है। अब उपापचय में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक बेटा होता है उपचय या कैटाबोलिज्म, दूसरा होता है अपचय या जिसे हम कहते हैं एनाबोलिज्म। अब उपचय क्या है, जब दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़े और इस प्रकार से एक प्रोडक्ट यहां पर बन जाए तो उसे हम कहते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं बेटा, तब हम इसको बोलेंगे उपचय। क्या बोलेंगे इसको हम यहां पर, तब इसको बोला जाता है उपचय, अर्थात ये एक संगठनात्मक प्रक्रिया होती है। जैसे हमारी किताब लिखती है कि अमीनो एसिड को अमीनो एसिड से अगर जोड़ दिया जाए तो प्रोटीन का निर्माण होता है, तो ये एक प्रकार की संगठनात्मक अभिक्रिया हो गई। चाहे A+B बराबर AB समझ लो, या अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल से जोड़ करके जब प्रोटीन बना तो इससे ये संगठन हुआ, तो इसको हम कैटाबोलिक रिएक्शन या उपचयी अभिक्रिया कहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर किसी रिएक्शन में आपसे बोला जा रहा है कि AB टूट करके A+B बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं अपचय। क्या बोलेंगे इसको, अपचय, या इसको बोलेंगे हम एनाबोलिज्म। इसको क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म बोलेंगे इसको। जैसे इसको एक रिएक्शन के अंतर्गत देखो तो C6H12 O6 + 6O2 और आगे चल के ये 6CO2 + 6H2O और ATP में टूट जाता है। तो ये पूरी रिएक्शन कैसी है, विखंडनात्मक है। यहां पर किसी भी पदार्थ को बेटा यहां पर तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे टूटने वाली जितनी रिएक्शन होती हैं उनको हम कहते हैं अपचय। वैसे यहां पर थोड़ा सा समझ लो कि ये आई लव यू है और ये ब्रेकअप है। लव यू में क्या होता है, जुड़ता है तब एक भी पदार्थ बना, ब्रेकअप में हमेशा दोनों बॉडी एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। ये थोड़ा मजाक की बात है, लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट कई बार बहुत काम करता है। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम उपापचय की बात करें तो कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शन जो होती हैं, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी यहां पर कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी बाय सेल फ्री सिस्टम एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। इसका मतलब हिंदी बात को समझेंगे, कई बार हमारे शरीर में होने वाली रिएक्शंस को हम टेस्ट ट्यूब में, पलक नली में, प्रयोगशाला में, इन विट्रो में कंप्लीट करा सकते हैं। ऐसी दशा में ये रिएक्शन ना तो सजीव होती है और ना ही निर्जीव होती है, और फाइनली इनको सजीव अभिक्रियाएं ही माना जाता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हेंस मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि उपापचय किसी सजीव का विभेदीय लक्षण है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अपवाद नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पॉइंट नंबर 4, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑफ ऑल लिविंग्स कंसिस्ट ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट
इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। अभी सेल पढ़ रहे थे, इसके पहले कितनी बार मैंने बताया कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं अथवा कोशिकीय उत्पादों से मिलकर के बना होता है, जिसके कारण कोशिकीय संगठन को विशेषीकृत लक्षण कहा जा सकता है। क्योंकि और पूरे वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं जो सेल से बना, यानी सेल का पाया जाना भी या सेल के उत्पादों से शरीर का बनना ही या कोशिकीय विभाजन के द्वारा कोशिकीय संगठन के द्वारा शरीर या जीवन का बनना ही क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन या लाइफ कहलाता है, जो और दूसरी जगह कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर कह सकते हैं। अब लास्ट कैरेक्टर हमारे पास बच रहा है यहां पर कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता। किसी ने गाली दी, तुमने थप्पड़ मार दिया, कांटा चुभा, ओए मम्मी चिल्लाए, सांप दिखा भाग खड़े हुए, पापा दिखे उनकी तरफ चल दिए, ये क्या है? यही तो संवेदनशीलता है, कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता। किसी भी प्राणी के द्वारा आसपास की पर्यावरणीय परिवर्तनों को अनुभव करना तथा साथ ही उस पर प्रक्रिया को व्यक्त करना संवेदनशीलता कहलाता है। और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है उससे हम क्या कहते हैं? वातावरणीय परिवर्तन, उद्दीपन कहलाते हैं। यहां पर ध्यान दें, आसपास आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं ना, ये क्या है? उद्दीपन है। आपका हाथ चल रहा है, ये क्या है? रिस्पॉन्स। जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख रहे हो, तो जो मैं बोल रहा हूं ये स्टिमुली है, ये वातावरणीय परिवर्तन है। इस परिवर्तन को रिसीव करने के बाद आपका शरीर भी परिवर्तन करता है, रिस्पॉन्स करता है। और इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? इस रिस्पॉन्स को बच्चों हम लोग कहते हैं, स्टिमुली लेकर के और उस पर अभिव्यक्ति को व्यक्त करना ही संवेदनशीलता है। All living plants and animals are aware of their environment. They sense their surroundings and can respond to them. Any change that can be detected by an organism is called stimuli. जैसे प्रकाश, साउंड, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये बेटा क्या है? ये सभी की सभी जो स्टिमुली होती हैं, ये सब क्या होते हैं? उद्दीपन होते हैं। इन सभी में से मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इन संवेदनशीलताओं के साथ भावनात्मक रूप से, विशेषीकृत रूप से, सोच के साथ नए विचारों को व्यक्त या अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है इस पूरी दुनिया में। तो मैं आशा करता हूं कि पूरी तरीके से ये एनएमसी का जो अपडेट था, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग्स, पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बाय बाय बच्चों।